IMF के पीछे पीछे फिर रहा है, उनकी शर्तें मान रहा है और हमें उनसे जो है वो कर्जा दरकार है। आपको मालूम कितना कर्जा दरकार है? आपको मैं कल $5 अरब के लिए 5-6 अरब एफर्ट कर डॉलर, रहे हैं ये 5-6 अरब डॉलर साल से। जी सर, 5-6 अरब डॉलर किस मार्कअप पे मिलता है आपको? बात की है कि प्राइवेट सेक्टर जो है आप उसके अगेंस्ट भी नहीं है और इवन उसके अगेंस्ट होना भी नहीं चाहिए, और वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा सर्व करती है बहुत। उसमें देखें अगर आप उसके भी वॉल्यूम्स निकालें तो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी हैज बीन सक्ड इन बाय दीस प्राइवेट सेक्टर सोसाइटीज। तो आपकी मार्केट को इफेक्ट किया उन्होंने, DHA में बिकी हैं वो चीजें, बिकॉज जो आपकी वेल्दी क्लास है वो तो यहीं पर थी आपकी, जो आपकी बायर थी। हम इन्वॉल्व अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ इमरान फैज़ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ के नाम से। आज हमारे जो गेस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपीरियंस्ड रियल्टर, बड़े ज़बरदस्त इंसान और स्पेशली हमारे उस्तादों में से हैं। उनका तजर्बा, उनकी बातें आज हम इंशाल्लाह उनसे मुस्तफ़ीद होंगे। तौकीर अहमद टीपू भाई, अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? आप ठीक हैं? बेहतरीन जी, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल जो गर्मी है उसको एंजॉय कर रहे हैं टीपू भाई? बहुत अच्छा मौसम है, जून में कभी आपने इतनी बारिश एंजॉय नहीं की? हाँ, रात से बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, टीपू भाई थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कब रियल एस्टेट में आए, कब आपने प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की, क्या बैकग्राउंड था रियल एस्टेट में? बस हादसाती तौर पे आ गए या कोई प्लान करके आप आए इसमें? रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जिसमें सब लोग हादसाती तौर पर ही आते हैं। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारे प्रॉपर्टी की फील्ड में मोस्टली वो लोग हैं जो फेलियर्स ऑफ लाइफ हैं और कुछ नहीं कर सके तो वो प्रॉपर्टी की फील्ड में आ गए या फिर ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर देते हैं ज़्यादातर लोग। तो ये दो प्रोफेशंस हैं जो और कुछ नहीं कर पाते वो इस प्रोफेशन में आ जाते हैं। मैं भी इसी तरह हादसाती तौर पर यहाँ आया और आया यही सोच के था कि कुछ अर्सा ये काम करेंगे जब तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती या कोई और प्रोफेशन ऐसा नहीं मिल जाता। इसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि the real estate as such is looked down upon by the mostly the general public. आपका वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बन सका कि रियल एस्टेट को प्रोफेशन है। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया, 90 की बात है, 1990 की, तो उस वक्त हालात ये थे कि आपको करियाने की दुकान के ऊपर लिखा हुआ मिलता था कि हाजी साहब करियाना शॉप एंड प्रॉपर्टी डीलर। तो इवेंचुअली एक लंबा दौर है जो इसमें ट्रांजिशन देखी है और अब जो है वो बड़े पढ़े लिखे लोग ऑलरेडी फील्ड में आ चुके हैं। कोशिश यही है कि इसका इंप्रेशन बेहतर किया जाए। इससे एक दफ़ा जब इसमें इन्वॉल्व हुआ और इस काम में पड़ गया तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है और इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अपने तहीं जितनी कोशिश कर सकते थे की, और आज आपके सामने कुछ ना कुछ तो उसका फल ज़रूर लिया है। दो वो मेरा ख्याल है शायद आटे में नमक बराबर ही होगा, लेकिन डेफिनेटली चेंज है। बहुत पढ़े लिखे लोग अब इस प्रोफेशन में हैं और अब आपको जो दफ्तर यहाँ मिलते हैं ऐसे दफ्तर पहले शायद नहीं होते थे। जी ऐसे ही है। ठीक भाई, आपने मुझसे बताया कि आप 90s में आए थे, तो 90s में और आज में क्या फ़र्क है? क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं या वैसी हैं, या इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है रियल एस्टेट का? जानते बूझते हुए कोई अगर आदमी काम करता है कि एक चीज़ ये इसमें मैंने इन्वॉल्व होना है और ये मैंने प्रोफेशन के तौर पर इसको अपनाना है, तो डेफिनेटली चेंज तो है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं था। आज तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि मैंने इस फील्ड को चूज़ करना है और इसमें मैंने काम करना है और यही मेरा प्रोफेशन होगा। ऐसा पहले तो कभी नहीं था। अच्छा टीपू भाई, बहुत लंबा आपका टेन्योर था, मुझे बताएं, अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे मार्केट में, बड़े बुरे हालात भी आपने देखे होंगे, बड़ी ज़बरदस्त मार्केट भी देखी होगी आपने। तो क्या ख्याल है कि एक पढ़े लिखे इंसान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट में? बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं बताना ये चाह रहा था कि जो बैक ऑफ द माइंड जो थीम था वो ये था कि आप जब छोटे बच्चों से आप कभी इंटरेक्शन करें तो अक्सर मैं सवाल पूछता हूँ बच्चों से, अभी भी पूछता हूँ कि बड़े होके क्या बनोगे? तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है। आपको ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बनूंगा बड़ा होकर, या मैं रियल एस्टेट के प्रोफेशन को चूज करता हूँ, या मैं बिजनेसमैन का लफ्ज आप कभी सुन लेंगे बिजनेस फैमिलीज में कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन वो इतनी वेग टर्म है कि उसमें भी आपको पता नहीं है क्या कुछ हो सकता है। रियल एस्टेट की अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लाइसेंसिंग नहीं है, एनीबडी हु इज नॉट डूइंग एनीथिंग कैन ओपन अप अ रियल एस्टेट ऑफिस। आपने सिर्फ एक बोर्ड लगाना है और 10-15 हज़ार रुपए की एक रजिस्ट्रेशन है, वो करा के आप एक्साइज की जो रजिस्ट्रेशन होती है, आप एक रियल एस्टेट का ऑफिस स्टैब्लिश कर लेते हैं, नॉट नोइंग
कि ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है, इसकी एजुकेशन है, इसको सीखना पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप अपनी रिसर्च कीजिए। हमारे मार्केट में जितने भी लोग हैं, मैं ये रिसर्च कर चुका हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। आप लोगों से पूछते हैं यार आप क्या करते हैं, वो कहते हैं जी मेरा प्रॉपर्टी का दफ्तर है। आप क्या बेचते हैं, प्लॉट। आप क्या बेचते हैं, बंगला। ये जवाब ही गलत है। प्लॉट या बंगला वो आदमी बेचता है जो उसका मालिक है। हम सर्विसेज बेचते हैं। एग्जैक्टली। तो जब सर्विसेज बेचने के लिए अगर आपको ये पता ही नहीं आप बेच क्या रहे हैं और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, या कस्टमर हैंडलिंग क्या होती है, कस्टमर की क्लासिफिकेशन क्या होती है। मिसाल के तौर पे आपको उसको बंदा आता है, मेरे पास लोग आते हैं, वो आके कहते हैं जी प्लॉट बेचना है। आप बताइए, मार्केट में मैंने ये भी रिसर्च की, आप किसी के पास जाएं, आप जाके पूछिए कि मैंने प्लॉट बेचना है, तो वो आपको पूछेगा प्लॉट का नंबर बताएं, जी। कौन सा प्लॉट, जी। कहाँ पर है प्लॉट, किस फेज का प्लॉट है। वो इस तरह के सवाल पूछेगा। मेरा सवाल ये नहीं होगा। वो जब आके कहेगा कि मैंने प्लॉट बेचना है, मेरा उससे पहला सवाल होगा क्यों। ठीक। मेरा उससे पहला सवाल होगा क्यों, जी। ताकि मैं उसकी नीड को एड्रेस करूं। आप सोल्यूशन देते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि आपके पास एक चीज आई, आपने उसको जनाब व्हाट्सएप पे चढ़ाया और अलातूर उसके इश्तिहार लगाने शुरू कर दिए अखबारों में और उसको बेचने की कोशिश शुरू कर दी। दैट डज नॉट वर्क। ये रियल स्टेट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, रब ने रोजी सबको देनी है। जब आप दुकान डाल लेते हैं, कुछ ना कुछ डील भी हो जाती है, लोग क्लिक भी कर जाते हैं, काम भी करते हैं, अननोइंगली करते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो सर्विसेज बेचना, उस चीज को सीखना, उन चीजों पे अमल करना जिससे आप एक्सेल करोगे, वो लोगों को अनफॉर्चुनेटली, मेरी बहुत कोशिश होती है कि जितने मेरे साथ कनेक्टेड लोग हैं, एलाइड है, कुलीग्स हैं, जो और लोग दूसरे दफ्तरों में भी हैं, इवन मैं आई ट्राई एंड टेल देम कि करना क्या है, बेचते क्या हो, कैसे बिकता है। तो ये वो सवाल है, जब आप पूछते हैं क्यों, वो अपनी नीड एड्रेस करता है आपसे, वो आपको बताता है कि उसकी जरूरत क्या है। अब आप यही क्लासिफिकेशन कस्टमर की शुरू होती है। जरूरी नहीं है कि वो आपको बताए कि उसकी बेटी की शादी है या बेटे का दाखिला हो गया है, वो अमेरिका जाना चाहता है, कोई भी उसकी जरूरत हो सकती है। जरूरी नहीं वो आपको बताए, वो मुख्तसर सा जवाब देगा मेरी जरूरत है। अब आपको मजीद मेहनत करने की जरूरत है उस बंदे पे खोलने के लिए कि तुम्हारी जरूरत है क्या। जब आपके पास कोई बंदा आता है तो आप एक अजनबियत की दीवार आपके दोनों के दरमियान खड़ी है। काम ये है प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, काम यह है कि वो अजनबियत की दीवार तोड़नी है। उसको ऐसा बना लेना है कि वो आपके साथ सारी बातें शेयर करे, तब आप उसको हेल्प और असिस्ट करते हो वो चीज अचीव करने में जो वो अचीव करना चाहता है। हो सकता है प्लॉट बेचने की जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है वो आपको वो गलत फैसला कर रहा हो सकता है उसकी कोई और छोटी प्रॉपर्टी हो जो बेच के उसका गुजारा हो जाए, हो सकता है कि उसकी नीड किसी और जगह से एड्रेस हो जाए। तो अगर आप जब ऐसा काम करना शुरू करते हैं, वो एक्चुअल बिजनेस है, वो काम है जो आपको किसी और लेवल पे ले जाता है। टीपू भाई, आप तो, हालांकि ये मेरा ख्याल बेसिक बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे सुनने वाले दोस्तों को लगेगा कि ये एक नेक्स्ट लेवल की आप बात कर रहे हैं। लेकिन आप अगर अपनी एक्चुअल हम फील्ड में देखें या हम अपनी सराउंडिंग में देखें, तो ये लेवल क्या, यहाँ पे तो मिसकमिटमेंट और चीज़ों को ख़राब करना और हमारी जो रिप्यूट बन चुकी है, इसके लिए क्या तालीम की कमी है, या हमारी फील्ड में जिस तरह आपने शुरू में बताया कि वो एक्सपोजर ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो बात यह है, मैंने आपको पहली बात ही ये की कि अनफॉर्चुनेटली लाइसेंसिंग ही नहीं है। एनीबडी कैन स्टार्ट रियल्स, कोई उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ तालीम की कोई बेसिक जरूरत नहीं है कि ये पढ़ा हो ये ना पढ़ा हो। एनीबडी कैन डू इट। हाँ, जरूरी नहीं है कि उसके पास डिग्रियां हो। मैं इसको भी तालीम कहता हूँ जो मैं और आप अभी कर रहे हैं। हम एक दूसरे से सीखते हैं, मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हैं। जब हम कोई डिस्कशन करते हैं तो उसमें से हमारी लर्निंग होती है, वो यही लर्निंग है। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो अननोइंगली ये काम कर रहे हैं। आपको मैं ऐसे नाम गिनवा सकता हूँ जो शायद मालूम लगेगा, नाम किसी का नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद तालीम नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो अननोइंगली कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि वो सर्विसेज बेच रहे हैं या वो कस्टमर की नीड को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ देख के उनको सीख लें, और उनके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको देख के सीखें, उनके पास शायद को बहुत डिग्रियां नहीं होंगी, लेकिन वो ह्यूमन स्किल जो वो डेवलप कर लेते हैं टू मेक रिलेशनशिप विद अ न्यू पर्सन हु कम्स इनटू देयर ऑफिस, वो बेसिकली बिजनेस है। काम वो है। और आप कहते हैं कि कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा जैसे मैं और आप कर रहे हैं। हम ये कोशिश जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही देखा देखी चीजें इंप्रूव होती हैं। क्योंकि अगर आप कहें कि इसको हम जो आप नेक्स्ट लेवल की बात करें, तो नेक्स्ट लेवल ये है कि प्रॉपर लाइसेंसिंग होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा या कोई डिग्री प्रोड्यूस होनी चाहिए जिसके ऊपर जाके क्वालिफाई करे तो वो स्टेट एजेंट बने। जैसे फार्मासिस्ट है, जैसे डॉक्टर है, जैसे इंजीनियर है, ऐसे ये एक प्रोफेशन है।
इस प्रोफेशन को सीखने की ज़रूरत है। मुझे याद है जब आप हमारी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, आपने एक एफर्ट की भी थी आपने इस तरह की, उस पर थोड़ा सा बताएं वो क्या सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सके? वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो सकी कि मेजॉरिटी नहीं करना चाहती है, वो तालीम में जाना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते, वो किसी फॉर्मल एजुकेशन में नहीं। फॉर्मल एजुकेशन से मुराद बेसिक कोर्स हो जाए 20 दिन का 15 दिन का, वो आप 20 दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज आपको वो स्किल डेवलप करने के लिए ये प्रैक्टिकल एजुकेशन है। आपको लोगों को इंटरेक्ट करना सिखाना होगा कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है। लेकिन अभी आपको पता है 1-2 सर कॉलेजेस हैं उन्होंने इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री में कर दिया है रियल एस्टेट का। जी कर दिया, लेकिन शुरू नहीं किया। मेरी बात हुई है जी, अच्छा। मैंने वो देखा ऑनलाइन, किसी ने, मैंने वहाँ फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी अभी हमारी फैकल्टी शुरू नहीं हुई है वाली जो रियल एस्टेट करेगी, स्टूडेंट भी नहीं है उनके पास प्रॉब्लम। तो ज़रूरत है इस चीज़ की, प्रॉब्लम हम कोशिश करते रहेंगे और शायद 10-15-20 साल लग जाएंगे, लेकिन आएगी। सारी एडवांस वर्ल्ड में ऑलरेडी ऐसे ही है। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसे नहीं है कि आपको कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, आपका राइट नहीं प्रोटेक्ट होता, कस्टमर आपकी कमीशन ले जाता है, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जाके आप कहें जी एग्जैक्टली मेरे सर्विस चार्जेस नहीं मिले। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पे मैंने, फिर वही बात आ जाती है कि जब आपकी एक स्किल डेवलप हो जाती है, फिर आपका राइट कहीं नहीं जाता, फिर आप वो भी विन करते हो। बेसिकली आपने बंदा जीता होता है, आपने बंदे जीतने, आपने प्रॉपर्टी वो खुद बिकेगी मार्केट में, जब उसकी प्राइस होगी उतने की बिकेगी। बाकी लर्निंग है, सीखता रहता है बंदा, मैं आपसे, आप मुझसे। टीम वही मुझे ये बताएं कि हम रियल एस्टेट को इंडस्ट्री कह सकते हैं और हमें एज ए गवर्नमेंट इंडस्ट्री ओन करती है, या क्लाइंट जो है हमारा मतलब एज ए लेमैन वो इसको इंडस्ट्री ओन करता है या इंडस्ट्री कह सकता है इसको? ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन निकालें और टर्नओवर की, वॉल्यूम्स की, बिजनेस का जितना ये बिजनेस करती है तो बेशुमार बिजनेस है। और फिगर्स तो शायद मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप, बड़ा मोटा तरीका है कि आप किसी एक फेज के प्लॉटों की नंबर गिनती कर लें, उनकी एक एवरेज प्राइस लगा लें, उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको समझ आ जाएगी क्या वॉल्यूम्स हैं बिजनेस के। आप BHA की या अदर सोसाइटीज़ की ट्रांजैक्शंस का नंबर निकाल लें, उनको मल्टीप्लाई कर लें एवरेज प्राइस से, तो आपको पता लग जाएगा वॉल्यूम्स क्या है। इंडस्ट्री को इसको एस्टेब्लिश, यही तो प्रॉब्लम है कि सरकार तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि एक इंडस्ट्री है। और टैक्स जितना आप देते हो या रियल एस्टेट में जितना टैक्स कलेक्ट होता है, प्रॉब्ली मेरा ख्याल लार्जेस्ट ही है ये। और स्टीप टैक्सेशन है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने के लिए अलग से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई लॉयर आपको चाहिए होता है जो आपकी टैक्सेशन के मसाइल को हल करे। सरकार से आपको कोई इस वक्त सपोर्ट नहीं है इस बारे में कि इसको इंडस्ट्री या कोई फील्ड ही माना जाए या रिकग्नाइज प्रोफेशन ही माना जाए कि ये भी कोई प्रोफेशन है। लेकिन पिछले दिन हमें एक दोस्त बता रहे थे, जो भी आपने बात की हाईएस्ट टैक्स पेड इंडस्ट्री है, वो कह रहे थे कि हमारी जब सरकार से बात होती या जो मेन स्ट्रीम में है उनसे जब बात होती, वो कहते हैं ये तो पेनल्ट है, आप तो कुछ नहीं पे कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, आप जब फिगर सामने आएंगे तो आपको पता लगेगा इस बात का। आप कैलकुलेट करके देख लें। चलें अभी का कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप बना लो। आप बताओ DHA में कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, एवरेज प्लॉट की प्राइस क्या है, सबसे छोटी फाइल निकाल लें, या आप उसका वॉल्यूम निकालें और उसका 2% जो FBR की वैल्यू उसका निकाल लें, तो आपके सामने फिगर्स आ जाएंगे। इवन अब तो गेन भी इन्होंने लेना शुरू कर दिया है, और गेन भी ऐसा लेना शुरू कर दिया है कि अगर 6 साल पे गेन टैक्स 6 साल तक लागू है, पिछले बजट में 30 जून तक जी। अगली कोई चेंज आई नहीं, मेरा आगे भी यही कंटिन्यू। अभी तो अनलिमिटेड है गेन सर? नहीं अनलिमिटेड नहीं, यही तो बताना था आपको। देखिए आपको भी नहीं पता। नहीं गेन टैक्स जो है वो अगर आपने 20 साल पहले भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई है, बताना था, यू हैव टू पे द गेन। यही मेरा पॉइंट। अच्छा, यू हैव टू पे, वो विद होल्डिंग है ऑन अकाउंट ऑफ गेन टैक्स। फिर आप उसको एड्रेस करते हो कि मेरे पे लागू ही नहीं होता, मेरे 6 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा जी। अगर आप 6 साल से प्लस चले गए, 6 साल 1 महीना भी हो गया है, तो आप पे गेन टैक्स लागू नहीं है, वो विदहेल्ड किया है सरकार ने। और एड्रेस करेंगे आप उसको कि जनाब मैं जो है ना वो मेरे ऑलरेडी पैसे जमा, टैक्स रिटर्न में आपका एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उधर पे करना पड़ेगा। पहले यही तो बता रहा हूँ कि कितनी नाइंसाफी की बात है कि आपको पहले पे करना पड़ता है, फिर आप कहते टैक्स नहीं देते। हाँ नहीं ये हमें नहीं पता था, ऐसे ही नहीं ऐसे ही है ये तो 6 साल के आगे आपको गेन टैक्स नहीं है। अच्छा ओवरऑल टीम वही, अगर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज से अलावा अगर थोड़ा सा हम बात करें बाकी इंडस्ट्रीज की, तो गवर्नमेंट या सरकार तो किसी भी, मेरा ख्याल है फैसिलिटेशन लेवल तो कहीं पे भी नहीं है कि जी एक्सपोर्टर्स को बड़ा फैसिलिटेट कर रही है या जो मैन्युफैक्चरर है उसको बड़ा फैसिलिटेट कर रही है। तो रियल एस्टेट भी बस ऐसी है जिस तरह बाकी सारे इदारे, या बाकी इदारे भी वैसे ही हैं जिस तरह रियल एस्टेट है। इमरान बात यह है कि ये तो रिकग्नाइज नहीं है ना, इसको तो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो प्रोफेशन भी है ये। आप ये इस लेवल पे तो पॉइंट ये है कि आपकी कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है, आप कहीं किसी जगह रिकग्निशन ही नहीं है कि आप रियल एस्टेट कोई ऑफिस है। हाँ जब टैक्स की बात आती है तो सेल्स टैक्स भी आपके ऊपर लगा लिया उन्होंने, वो सर्विसेज पे जो लगा हुआ है, फिर आप प्रोफेशनल टैक्स भी देते हो, फिर आप बाकी कस्टमर से कलेक्शन भी करके देते हो,
और जो इन्होंने वो कानून बनाया था कि जिस पर हर कस्टमर का डाटा आपने लेना है, और कस्टमर इतना वो रिजर्व्ड होता है अपना डाटा एफबीआर को देने पे, लेकिन फिर आप जब ज़ाहिर है ट्रांसफर के सारी डिटेल्स लेते हो तो आप वो परफॉर्मा खुद भर लेते हो। जी। ये पिछले साल लागू हुआ था और अभी तक वो चल रहा है। हम तो हर जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी सारी डिटेल अपने पास स्टोर की हुई है हमने। ओके। किसी को कभी सरकार मांगे तो आप लायबल हैं उसको जवाब देने के कि आपने प्लॉट कब और किसको बेचा था, किससे खरीदा था और किसको बेचा था, और उसकी प्राइस क्या थी और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। ठीक। तो इतनी तो सख्तियाँ की हुई है सरकार ने ऑलरेडी। और ये जो आप उसमें ग्रे लिस्ट में थे उस वक्त की एक शर्त थी IMF की कि आप इसको कंप्लाई करें, इस शर्त को पूरा करें कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी डिटेल आपके पास होना चाहिए। तो टीप भाई फिर मुझे ये बताएं कि अगर हमें ओन ही नहीं करती गवर्नमेंट या कोई इदारा हमें ओन नहीं आपको करता, सरकार से किसी किस्म की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। देखें, जब तक हम देखते रहेंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, उसने कुछ नहीं करना। नहीं तो फिर सर हम बात करते सरकार हैं ने यंग कुछ ब्लड को मोटिवेट करने की, इस इंडस्ट्री में आने की, आप सर आएँ, इसमें बहुत पोटेंशियल है, आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो जब लीगली हम कहीं पे हमारी पोजीशन ही ऐसी है कि हम कहीं पे जाके नौकरी नहीं कर सकते, मैं बताता तो मुझे बताएं फिर किस तरह हम यंग ब्लड को मोटिवेट करें हूँ, मैं कि जी बताता इसको हूँ आप सर, आएँ मैं और आप बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ सर। सवाल ये है कि हमारी जो यूथ है, जो जिसको आप यंग ब्लड कह रहे हो, जो अनफॉर्चुनेटली वो डायरेक्शन लेस है। आप एक ऐसे आदमी का तस्वुर कीजिए जो बड़ी तेजी से किसी तरफ जा रहा है, आप उसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, वो कहता है पता नहीं। आप उसे दीवाना कहेंगे जी कि जी शायद मेंटल जी, बैलेंस इस बंदे का एग्जैक्टली। डिस्टर्ब्ड है। आपकी इस वक्त बहुत बड़ी जो यूथ है, जो पॉपुलेशन है, जो इस यंग एज में है, यकीन जानिए उनको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो इसलिए FSC कर लेते हैं, ICOM कर लेते हैं या BSc कर लेते हैं कि सब कर रहे हैं, ठीक उनको नहीं पता होता कि उनका मुस्तकबिल क्या है। ठीक वो बिल्कुल डायरेक्शन लेस है। और आप कहते हैं सरकार उनको कुछ देगी, सरकार नहीं देगी, ये ज़ात का मसला है। ठीक। उस हमारी ऐसी फैकल्टीज डेवलप ही नहीं हुई जो बच्चे को ये डायरेक्शन दें। वो पेरेंट्स की तरफ देखता है, मामू की तरफ देखता है, चाचा की तरफ देखता है। चाचा बिजनेस करता है, मामू फौज में है, उन चीज़ों में से उसने चूज करना है, या मामू के साथ अटैच होना है या मैंने चाचे के साथ जाना है। अपना प्रोफेशन चूज करना तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बात है। अब आ जाती बात रियल एस्टेट को चूज करने की कि रियल एस्टेट को कैसे चूज करेगा। अब रियल एस्टेट को आप जब मिसाली उसमें आप अपने जो आप स्टेट एजेंट्स हैं जिनको उनको कोई अगर इंटरेक्शन होगा, ये जो आपकी काविश है कि वो देखें और वो जानें कि इसमें कितने वो अपनी एक डिसेंट रोजगार कमा सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली तो मसला ये है कि आपने रोजगार जीतना है, जी, एग्जैक्टली। अपने बच्चे पालने हैं, अपनी फैमिली को सस्टेन करना है, आपके डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने हैं। बेसिक प्रॉब्लम तो यही है ना, जहाँ से बंदे ने अपनी कैरियर शुरू करना है। बिल्कुल। तो जब उसको ये रियलाइज होगा कि इसके अंदर पोटेंशियल है और इसमें काम हो सकता है और कोई नेक्स्ट लेवल स्किल नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान की बुनियादी फितरत है कि दूसरे लोगों से उसने मेल मिलाप करना ही करना है। ऐसे। अगर उसी फितरत को पॉलिश कर लिया जाए और उसको थोड़ा सा सिखा दिया जाए कि अपने आप को कैसे हैंडल करना है, कहाँ बात करनी है, क्या बात करनी है, कितनी करनी है, कहाँ तक अपने आप को रोक लेना है, बस ये फनकारी, इतना ही काम है। अगर आप इतनी किसी को एजुकेशन दे देते हैं तो वो बहुत इनफ है। और फिर उसके बाद उसकी स्किल पॉलिश होने की बात है, वो कितनी प्रैक्टिस करता है उस चीज़ की, कितने लोगों के साथ। अच्छा, इसमें ट्यूब भाई जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, हम ज़रा एक स्टेप आगे जाते हैं। इसमें हम सक्सेस किसको कहेंगे कि एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, सक्सेस की मेरी डेफिनेशन तो बड़ी सीधी सादी सी है, पर्सन टू पर्सन शायद वेरी करेगी, लेकिन जितनी मुझे समझ आया, जो कुछ मैंने पढ़ा किताबों में या जो कुछ मैंने सीखा, सक्सेस किसे कहते हैं मेरे नज़दीक, वो किसी चीज़ की अबंडेंस नहीं है। वो वेल्थ की अबंडेंस को सक्सेस मैं नहीं मानता। सक्सेस है कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 थिंग्स। आपकी सेहत होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ काम ही कर रहे हैं और आपको खाने का होश नहीं है, या आप वक्त बे वक्त खाना खाते हैं, तो यूथ में तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 50 क्रॉस करेंगे, 60 क्रॉस करेंगे, आपके हेल्थ के इश्यूज हो जाएंगे। वो जो पैसा आपने जोड़ा है काम करके, वो आपकी हेल्थ पे लग जाएगा, वो सक्सेस नहीं है। आपका वेल्थ बहुत ज़रूरी है, तो सबसे प्राइमरी चीज़ है, आपके पास पैसे होने चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि पैसे कितने, आप एक डिसेंट जिंदगी गुजार सकें, इतने पैसे, बाकी सब फिगर है। वो फिगर के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ इतने पैसे चाहिए जो आपकी लाइफ सस्टेन कर सके। जो भी आपका लाइफस्टाइल है, उसकी जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें, ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती हैं इमरान। अगर आप अपने आप को दीन इस्लाम के करीब कर लें थोड़ा सा, तो बड़ा अच्छी रहनुमाई उसमें से आपको मिल जाती है कि कनात करनी है। क्योंकि अगर आप एंडलेस पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो आपकी सेहत भी डिस्टर्ब होगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है,
वो आपके रिलेशनशिप हैं। अगर आप घर को टाइम नहीं दे रहे, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, अपनी शरीके हयात को टाइम नहीं दे रहे, आपके पास पैसे जितने भी हों आपको खुशी नहीं मिल सकती। तो आपकी ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप सुबह 8 बजे दफ्तर आ रहे हैं और रात को 12-1 बजे तक आप दफ्तर में ही बैठे हुए हैं तो और पैसे आपने बहुत कमा लिए हैं, ये सक्सेस नहीं है। आपको रिलेशनशिप भी रखना है, आपकी सेहत का भी आपको ख्याल रखना है, जिम जाना बहुत ज़रूरी है, आप माशाल्लाह से बड़े रेगुलर हैं, और आपको पैसे भी चाहिए। तो आपको बैलेंस रखना है इन 3 चीज़ों में, एटलीस्ट इन 3 चीज़ों में। अगर आप ये बैलेंस रखते हैं तो मेरे ख्याल में, और अगर आप सक्सेसफुली इसको अचीव करते हैं इन तीनों चीज़ों का बैलेंस, हैप्पीनेस है जो आपको रिश्तेदारी से मिलेगी, वेल्थ है और आपकी हेल्थ है, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मेरे नज़दीक सक्सेस यही है। अगर आप सिर्फ अंधाधुंध पैसे के पीछे भाग रहे हैं या आप सिर्फ जिम में डॉलर ही बनाई जा रहे हैं, दैट इज नॉट सक्सेस। और किसी भी काम में अगर आप बिल्कुल ही, ये सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं, तो जनरल फॉर्मूला है एग्जैक्टली, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपकी उन 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन ठीक है और इनमें बैलेंस है तो आप सक्सेसफुल हैं। पढ़ाई भी जरूरी है किसी भी एरिया में या किसी भी फील्ड हर में, वक्त पढ़ाई जरूरी है। किताबें या जो कहीं से भी आपको इल्म मिले यार, जिंदगी खुद एक तजर्बा देती है और आपको इल्म देती है। सवाल ये है कि हम एक तजर्बे से गुजर जाते हैं, उसको रजिस्टर नहीं करते। अगर हम उसको रजिस्टर करें और उसमें से सबक सीखें कि हमारे साथ क्या हुआ है और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, मेरी क्या गलती थी, उन गलतियों को आप करेक्ट करें, तो यही आपकी लर्निंग है। और किताबें जो कुछ बता देती हैं वो तो आपको बहुत, आप उसमें से खुद ना गुजरें, किताब पढ़ लें तो वो आपको बड़ा एडवांटेज है, गुजरे बगैर आप सीख लें। भाई जिस तरह आजकल स्टार्टअप्स का सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, आजकल लोग बड़ा मोटिवेट करते हैं जी फलाना स्टार्टअप्स और ये कर लें वो कर लें। मेरा ख्याल ये है, अब उस पर आप ही हमें गाइड कीजिएगा, कि आप कोई से भी एक फील्ड में आते हैं और आप अपना काम शुरू कर देते हैं। आया कि ये ज़रूरी नहीं है, नॉट ओनली रियल एस्टेट, आप किसी भी फील्ड में जाएं तो उस जगह पे या उस फील्ड में कुछ अर्सा आप काम सीखें, काम करें, किसी अदारे में बैठें, कोई जॉब कर लें, उसके बाद कोई आप अपना बिजनेस शुरू करें। ऐसा ना, वो आपकी ट्रेनिंग है बेसिकली। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी जो भी काम आप करना चाहते हैं। देखिए, मेरे एक दोस्त है, बहुत पुरानी बात है लेकिन मुझे याद आ गई आपकी इस बात से। मैं हज पे जा रहा था, सन 2004 की बात। ठीक। तो मुझे कहने लगे कि हज पे जा रहे हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बुलावा आ गया, जा रहा हूँ पेरेंट्स को लेके इंशाल्लाह। तो कहने लगा सीखा? मैंने कहा क्या? कहता है हज। मैंने कहा उसमें क्या सीखना है? मैंने कहा जहाज में बिठा दे और क्या जहाज उड़ा डालेगा? यार इमरान, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बात ठीक थी उसकी। मैंने कुछ नहीं सीखा, और यकीन करें फिर उसके बाद मेरे पास वो महीने का टाइम था, मैंने वॉक भी शुरू की और मैंने एक्स्ट्रा वॉक शुरू की। मदर मेरी उसको चल नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर थी, बिकॉज मैंने उनको भी साथ व्हील चेयर भी चला ली। और उसके बाद फिर मैंने एक डॉक्टर वाहिद हैं प्रॉब्लम का नाम, वो DHA में सेमिनार भी करते हैं बड़ा रेगुलरली, उनसे मुलाकातें की, मैंने प्रॉपर हज सीखा। और यकीन करें इमरान, जब मैं हज पे गया तो हमारे पाकिस्तान से गया हुआ अन्य क्राउड ऐसा था जिसको कुछ पता नहीं था वो क्या कर रहा है जी, ऐसा ही है, जिसको कुछ पता नहीं था। तो तरबियत बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें उसको अगर आप सीख के करते हैं तो आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं, आपको पता होता है आप क्या कर रहे हैं, और उसकी फिर सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलती है वो प्राइसलेस है अल्टीमेटली। और अगर आप सीखे बगैर कोई भी काम करते हैं, काम शायद हो भी जाएगा। मैंने बताया रब का निज़ाम है, सबको देता ही है रब ताला, लेकिन शायद वो इल्यूजन ही होता है, वो मुस्तकिल या सस्टेनेबल नहीं होती वो सब कामयाबी आपकी वक्ती हो सकती है। बेशक बड़ी बेहतरीन आपने मिसाल भी दी और बड़ी बेहतरीन बात भी की। हमारे माशरे में भी ऐसे है, शायद हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे ही है, हम कमिटमेंट्स को नहीं करते टिपू भाई, और कमिटमेंट को ऐसे ही लगता है कि जी कल हो जाएगा। बस ये कैरेक्टर फीलिंग है। मैंने बताया कि तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ये हमारे माशरे में ये चीज़ आप सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं कह सकते। आप इवन आपका क्लाइंट अपनी कमिटमेंट ऑनर नहीं करता, आपके सामने ये मिसाल है। तो लेकिन हम ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं बिकॉज शीशे के घर में बैठे हुए हैं, रोज़ इंटरेक्शन होता है लोगों से, तो लोग बातें तो करते ही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लोग ही ऐसे हैं। ऐसा होता है, ये हमारे माशरे का कसूर है, माशरे में ये चीज़ बड़ी आम है। अभी कल दफ्तर में किसी साहब से बात हो रही थी तो मैं बता रहा था कि ना सिर्फ ये कि हमारी रियल एस्टेट की आप मैं कहता हूँ तरखान आ जाए आपको काम करने के लिए, उसको आप एडवांस दे दें वो वापस ही नहीं आता। मिस्त्री आ जाए, इंजीनियर आ जाए, पढ़े लिखे लोग भी यही वतीरा बन गया है ये नेशनल कौम, पूरी कौम जो है ना, आप कहते हैं सरकार कुछ नहीं करती। सरकार तो बहुत बाद में आती है। मैं अपनी ज़ात पे गौर करूं कि मुझ में क्या खराबी है, उनको दूर करूं, माशरा ठीक हो जाएगा। हम उसकी कोशिश नहीं करते। मैं कहता हूँ उन्हें भी कीता मैं भी कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना। दिस इज वेयर यू गो रॉन्ग। शॉर्टकट्स में भी तो पड़ गए हैं ना, वो मिसकमिटमेंट को ऐसे ही लेते हैं कि यार आपको शॉर्टकट होती है इमरान, वो आपको ना तसल्ली देगी। आपका देखें,
इंसान के खमीर में रब ताला ने वो चीज़ डाली हुई है कि वो गिल्टी फीलिंग उसको रहती है अगर गलत काम किया हुआ है तो। आज मेरे एक बहुत पुराने दोस्त का फ़ोन आया, यहाँ आने से पहले मैं रास्ते में था, तो 2 साल गुजर गए, हमारी बात नहीं हुई थी। तो उनसे कुछ खता हुई भी थी ऐसी, जो मैंने उनको 4-5-6 दफ़ा कॉल भी की। तो महीना पहले मेरा एक दोस्त मुलाकात हो गई, उनके उस दोस्त के छोटे भाई से मेरी मुलाकात हो गई। तो मैंने कहा मेरा फ़ोन तो नहीं रखता, उनको मेरा सलाम दीजिएगा। तो आज उनकी कॉल आ गई और अच्छी गपशप हुई उनसे। तो आपको लोगों को जोड़ के रखना होता है, आपको गलतियाँ हो जाती हैं बंदे से, कोई बात नहीं। तो मेरा ख्याल है कि उसको आप बहुत, मैं इस वक्त बड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि एक हमारा टूटा हुआ रिलेशनशिप दोबारा जुड़ गया। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त हैप्पी, आपको ना वो आपके जो हार्मोन्स आपको ऐसे रिलीज होते हैं कि आपको खुशी महसूस होती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। जो मिसकमिटमेंट है या जो लोगों की इस तरह की वो खमीर में नहीं होती, वो चीज तंग करती रहती है बंदे को कि मैंने कुछ गलत किया हुआ है। अच्छा, कई दफा को बंदा फंस भी जाता है, ये होता है ऐसे। लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप फंस जाते हैं तो आप किसी और के सर पे वो टोपी रख के खुद निकल जाए। दिस इज रॉन्ग। आपको रिजॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम्स का रास्ता उनके अंदर से ही होता है। प्रॉब्लम को अगर पड़ गई है सर पे तो उससे भाग जाना है, उससे मुंह छुपा लेना तो मर्दानगी नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक बात है, आपको फेस करना चाहिए, उन हालात को फेस करना चाहिए, उस बंदे को फेस उसमें बड़ी लर्निंग है, यही तालीम है। जब आपको प्रॉब्लम्स आती इसलिए रब ताला अगर आपको कोई मुश्किल उस वक्त देता नहीं जो आपकी औकात से बाहर हो या आपकी उसकी सलाहियत ना हो हल करने की, आपका निज़ाम है ना, तो वो आपकी लर्निंग के लिए ही होती है, वो आपकी तरबियत के लिए ही होती है। जो लोग उसको अवॉइड करते हैं, ना सीखते हैं ना कामयाबी पाते हैं। अच्छा टीयू भाई, आपसे तो अक्सर मुलाकात होती रहती है जब, और हम आपसे सीखते भी रहते हैं। ये आप फाइल के बड़ा अगेंस्ट हैं या प्राइवेट सेक्टर के बड़ा अगेंस्ट हैं, तो क्योंकि हमने भी सारी उम्र आपसे ये सीखा और हमने डीएचए काम किया तो हमें ये लगता था कि ये बड़ा जेन्युइन काम है और एक्चुअल काम यही है और वो सारा। थोड़ा सा बताइएगा कि प्राइवेट सेक्टर और डीएचए या बड़ी कोई बेहतरीन सोसाइटी और क्या फ़र्क क्या है इन चीज़ों में, और क्यों आप इसको? कतई खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद प्राइवेट सेक्टर हूँ। मैं प्राइवेट सेक्टर के क्यों खिलाफ हूँगा? मैं खुद हाउसिंग स्कीम बना के बेची है, वो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम थी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आप किसी भी स्कीम में जाते हैं, अपने आप से सिर्फ आप 2 सवाल पूछें। पहला सवाल ये है कि ये स्कीम जो किसी की बनी हुई है ये क्यों बनाई है उसने, अपने आप से सवाल पूछें। अगर उसने वो स्कीम पैसे कमाने के लिए बनाई है प्योरली, तो उस स्कीम में 2 नंबरी का इम्कान ज़्यादा है, आप बहुत कॉन्शियस हो जाएं। आप उसकी अच्छे से छान फटक करें, उसकी लैंड की वेरिफिकेशन करें, उसके एनओसीज चेक करें। उससे अच्छा, हमारा चेक करने का तरीका क्या है? जैसे स्कीम रही है, मुझसे पूछे तुम्हारा एनओसी है, वो कहता है बस, ये आपकी वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन नहीं है। आपको एनओसी चेक करने अथॉरिटी से, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उस जगह की जो भी है, एलडीए है या जो भी उसको रेगुलेट करती है, टीएमए है, आप उनसे जाके उस एनओसी को वेरीफाई करें कि इसके एनओसी पूरे हैं कि नहीं। एक एनओसी नहीं होता, 21 एनओसी होता है। ऐसे ही है। अगर उसने लिए हुए हैं, आप जरूर काम करें। प्राइवेट सेक्टर, लेक सिटी प्राइवेट सेक्टर हम काम करते हैं। नहीं, एनओसी ले लिए, हाँ, एनओसी सारे जेन्युइन है, जमीन भी है उसके पास, बिल्कुल ठीक हो गया। अब जो उसके बाद अगली स्टेज है, अगली स्टेज, मैं यही अर्ज करने लगा था, इसीलिए मैं उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, नजरियाती इख्तलाफ है, मुझे उससे कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं कि वो काम नहीं है, ठीक नहीं है या अच्छा नहीं है, वो काम है। लेकिन जिन मैनहसल कॉम, जो मैंने कहा ना, हमारे अंदर वो जो फ्रॉड वाला एलिमेंट आ गया कि हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 प्लॉट बनाया है तो मैं 200 प्लॉट ना बेचूं, या उसकी मैं पहले फाइलें बेच के 200 और फिर उसको बाय बैक करके आर्टिफिशियली। देखें, दूसरा सवाल जो पूछना था, जो मैंने कहा 2 सवाल पूछने हैं, दूसरा सवाल जो ये है कि ये हाउसिंग स्कीम बनाई गई है रेजिडेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जनरल पब्लिक को या किसी एक महकमे को, ठीक। अगर वो इसमें से बनाई गई है और जो लोग उसकी मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं उनको माली फायदा कितना हो रहा है वहां बैठने का, ठीक। बस आप ये 2 सवाल पूछेंगे तो आपके सामने एक्सरे की तरह बिल्कुल हर चीज क्लियर हो जाएगी। हड्डी टूटी हुई है, जुड़ी हुई है। नहीं, लेकिन माली फायदा तो टीयू भाई देखें, बिजनेस को करने जाता है तो अल्टीमेटली वो गेन करने के लिए, सर, अगर वो गुड प्रैक्टिसेस करता है, अगर वो डिलीवर करता है, गुड प्रैक्टिसेस करता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है प्राइवेट, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मोस्टली कॉन्सेप्ट यही है कि जमीन है 100 एकड़ और बेची हुई है 200 एकड़ या 300 एकड़ या इससे भी ज्यादा, तो होश रुबा है फिगर्स अगर आपके सामने है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये हमारे जो ऑन ग्राउंड चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसका आप कैसे, फिर वो पैकेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है कि 5 मरले के 8 प्लॉट, 3 मरले के 4 प्लॉट हमने बनाए, 10 मरले, ये सब गलत है ना। ये रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट देखें, एक सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये समझे कि रियल एस्टेट के अंदर पैसा कौन सा जाता है। देखें, एक चीज है नेचुरली वो हो रही है,
हमारी इस दुनिया के इस खित्ते में जहाँ हम बसते हैं, जी हम सारी जिंदगी पैसा जोड़ते हैं जी और कोई 45-50 के दरमियान जाके, और कुछ लोग शायद इससे भी आगे गुजर जाते हैं। जी जी जब वो इतने पैसे जोड़ लेते हैं कि वो घर बनाने के बारे में फैसला कर लेते हैं, जब फैसला तो शायद बहुत पहले किया होता है, पैसे जोड़ते रहते हैं। जी बाकी सारी दुनिया में ऐसा नहीं होता, बैंक से इन्वॉल्व है, वो जैसे ही अपनी यंग एज में लीज कर लेता है और वो सारी जिंदगी उसका किराया देता रहता है, या 25 साल की 30 साल के लिए। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं, हम सेविंग्स में जाते हैं। फिर एक हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है जो इन्वेस्टर का है, जिसके पास सरप्लस पैसा है। अब ये सरप्लस का लफ्ज जो यूज हुआ है, इसको आप ज़हन में ले आए, पक्का इसको रजिस्टर कर लें। अगर रियल स्टेट में सरप्लस पैसा जा रहा है तो वो काम जेन्युइन है। ठीक अगर वो सरप्लस पैसा नहीं है, मैं इस खित्ते की बात कर रहा हूँ, जी अगर वो सरप्लस पैसा नहीं है, बीवी का जेवर बेच के आया है, किसी से उधार मांग के लाया है, बैंक से लोन लेकर आया है, तो वो सरप्लस पैसा नहीं है। जी जी जब वो रियल एस्टेट में जाना शुरू हो जाए, वो काम अननेचुरल है सर, वो काम अननेचुरल है, वो आपको नुकसान देगा। लेकिन सर उस काम में ना घुसें घर बनाने के लिए भी तो करते ही है ना, बैंक से लोन लेते हैं सर। बीवी वो का जेवर इंडिविजुअल बेचते की हैं बात अपना कर रहे हैं घर ना आप, बनाने मैं के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। जब आप उस लेवल पे चले जाते हैं, वो काम नॉन जेन्युइन हो जाता है। आपको खुद पता लग जाएगा ये बंदा घर बनाने के लिए जेन्युइन लोन ले रहा है, या ये बंदा सिर्फ जब आपने जिक्र किया कि मैंने तेज बाजार भी देखे, मैंने जितने तेज बाजार भी देखे हैं कि मैंने एक लाइन सुनी जो बड़ी मजाहिया थी। मुझे किसी ने बताया कि अब जो बाजार है, ये 2004 की या 5 की बात है प्रॉब्लली, बहुत आग लगी हुई थी रियल एस्टेट को। उन्होंने कहा एक गधे के गले में एक बैग डालें, उसे 50,000 रुपये रख के लालक जान चौक से उसको छोड़ दें, वाल्टन रोड से घुमा के वापस ले आए, तो वो 5 लाख हो जाएगा, जो 50,000 खुद ब खुद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब इस तरह का बाजार होता है तो उसमें क्या, मैंने खुद देखी ये चीजें, एक्सपीरियंस की। ये बुढ़ी का जेवर बेच देता है, जी ऐसे ही ਉਹਦੇ होता है। दोस्त ने पैसे कमेटी पा ली है, किसी को पैसे पहले कमेटी चुक ली है, बोलिए नहीं कमेटी सस्ती ले ली है या महंगी ले ली है, आ गया है उन्हें क्या जी मैंने फाइल लै दो, 3 महीने बाद मैंने महीने बाद पूछना शुरू हो जाता है कि ना प्रॉफिट होया। वो तो टिपू भाई तो ये बहुत अननेचुरल काम है। उस मार्केट में मैंने काम नहीं किया, जी मैंने आज दिन तक वो बयाना नहीं किया जिसकी मेरे पास पेमेंट ना हो। ठीक मैं बयाना भी तब करता हूँ जब मैं पेमेंट करने की, और अगर मैंने कभी ऐसा बयाना किया होगा तो वो बयाना मैंने छोड़ देना होगा। ओके ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने एक प्लॉट खरीदा जिसकी पेमेंट मौजूद थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि मैं उस प्लॉट की पेमेंट नहीं करना चाहता था। बेनज़ीर का मेरा ख्याल है मर्डर हो गया था, जी ठीक और वो उस टेन्योर में हुआ कि बयाना किया हुआ था और पेमेंट थी हमारी मेरे ठीक। ख्याल उसकी 27 दिसंबर को। 27 तो दिसंबर मैंने ना 2007 मैंने उनसे पेमेंट की गुजारिश ये की थी कि बैंक की क्लोजिंग है तो हम आपको जनवरी में पेमेंट कर देंगे फर्स्ट वीक में। तो 27 को ये हुआ, 28 को मैंने उनको फ़ोन कर दिया कि सर मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा। मैंने बहुत हैंडसम अमाउंट बयाने में दी हुई थी। उन्होंने कहा तो बयाना, मैंने कहा बयाना मैं बैकआउट कर रहा हूँ, बयाना आप रख लें। ओके उन्होंने कहा आप लिख के दे देंगे। मैंने उनको लिख के दिया, रेवोकेशन डीड साइन करके दी, मैंने लिख के दिया कि मेरा कोई क्लेम नहीं है आपके प्लॉट के ऊपर, ओके और ओरिजिनल बयाना पेपर भी उनको। दिस इज हाउ यू डू इट। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे आप यकीन जानिए मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने ये काम किया हुआ है। हालांकि मेरे हाथ से पैसे गए हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि उससे मुझे कितनी खुशी मिली, और उसके बाद उसमें रब ताला ने मुझे उसका कितना रिटर्न दिया। और वो पैसे कुछ भी नहीं थे उसके बाद जो फिर रब ताला ने बरकत दी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट कम्स बैक टू यू। टिपू भाई इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और क्या स्टेजेस होने चाहिए, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट के ट्रेंड्स को? कई दफ़ा दोस्त बताते नहीं हैं, कोई बंदा आया उसने कहा यार मेरे पास 10 करोड़ रुपया है मैंने इन्वेस्ट करना है, तो पता ही नहीं होता, या अपनी दिहाड़ी के या अपनी कमीशन के चक्कर में आप कहते हैं जी ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। मार्केट ट्रेंड डाउनवर्ड है, मार्केट ट्रेंड अपवर्ड है, फ्यूचर प्लान्स, मतलब क्या टेक्निक्स आप कह लें होनी चाहिए कि एक बंदे को हम मोटिवेट कर सकें? जो बहुत एडवांस तालीम है ना इमरान, वो बहुत छोटी क्लासों में हमने पढ़नी हुई थी। अगर आपको याद हो तो प्ले ग्रुप में ना वो एक बॉल होता है या एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कहीं पे गोल सुराख होता है, कहीं तिकोन होता है और कहीं पे चौरस होता है, और ब्लॉक्स होते हैं उसके साथ। गोल में गोल ही जा सकता है, वो डिज़ाइन इस तरह हुआ होता है, और तिकोन में तिकोन ही, तो हम वो उसमें खेला करते हैं। ये बिल्कुल वही तालीम है। आप हर बंदे, मैंने पहले कहा कि जब बंदा आता है मैंने लेना है प्लॉट, तो आप पूछते क्यों, उसकी नीड को एड्रेस, उसके पहले समझें वो चाहता क्या है। हमने प्लॉट नहीं लेना, हमने रिकमेंडेशन तब देनी है जब बंदे की नीड समझ लेनी है। ये क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है सर। देखिए ना, अगर किसी को, मैंने पहली शर्त वही है कि सरप्लस पैसा उसके पास और उसने इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में। अब आप उसके एडवाइजर हैं, आप उसके कंसल्टेंट हैं, आपने उसको मशवरा देना है। सबसे पहली तो बात यह कि आपकी मार्केट पे ग्रिप होनी चाहिए कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की। दो चीजें हैं, एक तो आप ब्रांड खरीद लीजिए, तो दूसरा आप उस चीज पे जाते हैं जहाँ वैल्यू एडिशन है। रिंग रोड बन रही है मिसाल के तौर पे, अगला पोर्शन उसका जो सदरन लूप है उस पर काम शुरू होने वाला है, वहाँ अपॉर्चुनिटी है। आज इस गिरे हुए बाजार में वहाँ अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो वैल्यू ऐड होगी, उसकी एक्सेस बेहतर होगी।
ऐसे ही अगर आप पिछले वक्तों में चले जाएं तो जहां जहां रिंग रोड बनी आज आपके सामने वो जी, एग्जाम्पल मौजूद है, उसकी प्राइस किस तरह स्काई रॉकेट कर दी। लाइक वाइज अगर आप अपनी प्रोडक्ट पे रिसर्च करके रखते हैं, आप उस कोई भी कस्टमर आता है और उसकी नीड को, मिसाल के तौर पे कोई एक बंदा आता है जो कहता है मैंने 10 करोड़ लेना, हो सकता है मैं उससे कहूँ कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में फेज 9 में कहीं इन्वेस्ट कर लें, पोटेंशियल है। एक बंदा और है, उसकी नीड फर्क है, उसके बच्चे हैं, उसने उनके लिए कहीं पे इन्वेस्ट करना है, उसके पास सरप्लस नहीं है, लेकिन उसने ये सरप्लस इस तरह है कि उसको 5 years बाद ही नीड्स दैट मनी। ठीक ठीक। तो हो सकता है कि मैं उसको उसमें न डालूं, मैं उसको मुख्तलिफ छोटे पोर्शंस में इन्वेस्ट कराऊं कि यार आप कनाल के 3 प्लॉट ले लें, आप 10 मरले के 5 प्लॉट ले लें। यू हैव टू, हर बंदे के ऊपर उसकी नीड के ऊपर जब तक आप समझेंगे नहीं, एक तो हमारा ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि हमारा जो भी आता है हम करते क्या है। मैंने जो चौरस और गोल वाली बात की वो क्या कि मेरे पास एक चीज आई हुई है बिकने के लिए, मैंने उस कस्टमर को वो ठोकनी है, मैंने उसको उसकी तारीफें करनी है, मैंने नॉर्मली यही होता है। तो ये गलत है ना बॉस, यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक आप उसकी वो उसका रिपीट बिजनेस आपको कभी नहीं आएगा, आप उस बंदे का बेड़ा गर्क करेंगे। जी ऐसे ही। तो जब आप उस स्ट्रेंजर बैरियर तोड़ेंगे, वो आपकी नीड्स आपको बताएगा, आप वो नीड को एड्रेस करेंगे, वो आपके साथ ऐसा जुड़ेगा कि लाइफ लॉन्ग चलेगा। जी ऐसे ही है। ये ट्यूब भाई मैं अक्सर बात करता होता हूँ प्रोडक्ट नॉलेज, जो आप बात अभी कर रहे थे कि बेसिक्स का आपको पता होना बड़ा जरूरी है, आपका प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। अब हम दूसरा एंगल डिस्कस अगर करें कि ये डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि डीलर के पास भी सेलिंग टेक्निक्स या परचेजिंग टेक्निक्स से उसने मार्केट को एंगेज कैसे करना है, क्लाइंट को एंगेज कैसे करना है, बायर सेलर को, उसके लिए कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जो एक रियल एस्टेट एजेंट को पता होनी चाहिए। मैं सवाल नहीं समझा, दोबारा बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह अभी बात हुई प्रोडक्ट नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, इसी तरह डीलर को प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए कि उसने क्लाइंट हैंडलिंग कैसे होनी है, उसने मार्केट के साथ अपना रिश्ता कैसे एंगेज रखना है कि जिससे उसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और वो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दे के लोगों को एंगेज भी कर सके। लर्निंग है ना इमरान, ये तो आपको मुस्तकिल, आप जब काम करते रहते हैं तो आपने हर रोज सुबह जब दफ्तर आना है, यही तो आपने काम करना है कि आपने मार्केट की रिसर्च करनी है कि आज बाजार में क्या हो रहा है, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं डीएचए में, किस एरिया में हुई है, नई क्या चीज आने वाली है, वैल्यू ऐड क्या चीज होनी है। जैसे मिसाल के तौर पर बिजली लगने वाली है, गैस आने वाली है, सड़क कारपेट हो गई है, तो ये सब चीजें वैल्यू ऐड करती हैं। ये आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज है, प्लस उसके ऊपर क्या नए टैक्सेस लग गए हैं, उसके ट्रांसफर के एक्सपेंसेस में 30 जून के बाद क्या चेंजेस आने वाली हैं, ये आपने फीड करना है अपने, आपको पता होना चाहिए, ये प्रोडक्ट की नॉलेज है। अब कस्टमर हैंडलिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्जेक्ट, ह्यूमन इंटरेक्शन है। आप जितने देखें, मैं तो सब लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम एक नए आदमी को रोजाना जरूर मिले जी। अगर आप ये करते रहते हैं, एक नए आदमी को मिलते हैं, तो आपकी बहुत लर्निंग, वो आपसे कुछ ले ना ले वो एक अलग, आपकी लर्निंग बहुत होती है, ये बात ठीक। और जब आप ये करते रहते हैं तो उसका फल जो है वो बहुत देर पा होता है और आप सारी जिंदगी उसको एंजॉय करते हैं बैठ के जी। आप रोजाना एक नए बंदे को मिलते रहे, दैट वुड वर्क। आप इवन हमारी मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि आप सब लोगों को नहीं जानते, आप अगर रोजाना एक बंदे को मिलते रहते हैं तो आपकी लर्निंग है, अपनी फील्ड में लोगों को मिलना शुरू कर दें आप, यू लर्न फ्रॉम देम, फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। आपको उनके तजर्बे से इतना फायदा होगा कि खुद वो तजर्बा करने की जरूरत नहीं है जी जी। जैसे फाइलों में आपने तजर्बे नहीं, लेकिन फाइलों में दूसरों के तजर्बे से फायदा ये है कि हमने उसमें सीखा भी है इंशाल्लाह। जो आपने बात की है कि प्राइवेट सेक्टर जो है आप उसके अगेंस्ट भी नहीं है और इवन उसके अगेंस्ट होना भी नहीं चाहिए, और वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा सर्व करती है बहुत। उसमें देखें, अगर आप उसके भी वॉल्यूम्स निकालेंगे तो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी हैज बीन सक्ड इन बाय दीस प्राइवेट सेक्टर सोसाइटीज। तो आपकी मार्केट को इफेक्ट किया उन्होंने, डीएचए में बिकी हैं वो चीजें, बिकॉज जो आपकी वेल्दी क्लास है वो तो यहीं पर थी आपकी, जो आपकी बायर थी। हम इन्वॉल्व अगर हम आप ले गए जो एजेंट है जी, आप उनको यहाँ से ले गए, लेकिन बात ये कि आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, अब वो फेक थी या जेन्युइन थी ये तो वक्त बताएगा जी। हाँ, लेकिन ये कि इंसान सीखता रहता है, जो चीजें हमने 15 साल पहले, यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप अगर आप एक तजर्बे से गुजरे, उस तजर्बे में से आपने क्या सीखा है वही असासा है आपका। अगर आपने कुछ नहीं सीखा और वही तजर्बा आप दोबारा करने जा रहे हैं तो फिर तो बेवकूफी है। नहीं, लेकिन उससे सीख के इंसान अपने आप को ये नहीं हो सकता कि वो सारी फेक है, उसमें से अब जेन्युइन, मैंने तो कहा कि सारे, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, नाम ले दिया उसमें से हाँ बेहतर लोग भी उसमें से, जेन्युइन काम है, इसी में से इंशाल्लाह ताला बेहतर लोग भी निकलेंगे। एक चीज और आपसे डिस्कस करनी थी कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है हमारी, ये हमारी इकोनॉमी को कितना को आसरा, कितना को सहारा दे सकती है। बहुत सारे मुल्क हैं, अगर हम
तुर्की की मिसाल ले लें, आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, कनाडा में कई दफ़ा इस तरह, इवन अब तो दुबई और सऊदीया भी कहना शुरू हो गया कि जी आप आएँ और इतने मिलियंस और इतने इन्वॉल्व हों। और आप तो आया कि हमारी गवर्नमेंट दोबारा से सरकार का आ गया कि ये इकॉनमी को एज ए इंडस्ट्री हम भी कुछ सपोर्ट कर पाते हैं, या वो चाहते हैं कि रियल एस्टेट में लोग इन्वॉल्व होके और इकॉनमी को हेल्प आउट बात पॉलिटिकल हो जाएगी। बात यह कि मैं सरकार पे तो बात करना ही नहीं चाहता। मैंने आपको पहले कहा कि सरकार को आप छोड़ दें, सरकार क्या करती है दैट इज डिफरेंट, हम क्या कर सकते हैं आप उस पर गौर करें, मैं क्या कर सकता हूँ उस पर गौर करें और वो करें। इकॉनमी में हमारी क्या, मैं आपको बताता हूँ हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है। मलिक रियाज साहब ने एक दफ़ा बयान दिया कि मैं कर्जा पूरे पाकिस्तान का जो है वो चंद महीनों में उतार सकता हूँ। इसके पीछे एक सोच है, लेकिन वो सोच प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है ऐसा करने। पाकिस्तान में फॉरेनर तो लैंड खरीद ही नहीं सकता, फॉरेन कंपनीज खरीद सकती है। फॉरेन कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट करती हैं इमरान जहाँ स्टेबिलिटी होती है जी। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्टेबिलिटी नहीं है। आप मुस्तकिल किसी एक पॉलिसी के ऊपर रहते ही नहीं है, आपकी हर थोड़े अरसे बाद चेंज हो जाती हैं चीज़ें। तो ऐसी जगहों के ऊपर अगर कोई भी बिजनेसमैन, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ या आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो नहीं आते। वो तब आते हैं जब आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक पॉलिसी पे, जिन मुल्कों के आपने नाम लिए हैं वहाँ बादशाहत है, सऊदी अरब और दुबई में उनकी एक ही पॉलिसी है फॉर अ वेरी लॉन्ग टेन्योर और वो रहेगी, तो वो अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। मलिक रियाज साहब ने जो बात की थी उन्होंने कहा कि मारगला की पहाड़ियों के इस तरफ ये रेट है, रेट आप जानते हैं 7, 8, 10 करोड़ रुपए 12 करोड़ रुपए का कनाल है। उनका पहाड़ियों के पहली तरफ शायद 5-6 लाख रुपए की कनाल से। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे इसमें से सुरंग निकाल दूं और उस तरफ डेवलप कर दूं तो वो यही रेट वहां भी हो जाएगा। मैं डेवलप कर देता हूँ, सरकार बेच ले, लेकिन हाँ तो पैसा उतर जाता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो क्लिप देखा ब्लू वर्ल्ड सिटी का जी। बहुत अच्छे लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत बाहर है पिंडी से। उन्होंने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान का कर्जा उतारना रौला ही कोई नहीं। इमरान आप वॉल्यूम की बात करते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम्स क्या हैं, हम इकोनॉमी में क्या पार्टिसिपेट करते हैं, इट्स ह्यूज। लेकिन अब सवाल ये है कि पॉलिटिकल विल हो तब ना जी, और लोगों का ट्रस्ट बैठे तब ना। एक बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान IMF के पीछे पीछे फिर रहा है, उनकी शर्तें मान रहा है और हमें उनसे जो है वो कर्जा दरकार है। आपको मालूम कितना कर्जा दरकार है? आपको मैं कल $5 अरब के लिए 5-6 अरब डॉलर से जी सर, 5-6 अरब डॉलर किस मार्कअप पे मिलता है आपको मालूम? नहीं, वो मार्कअप पे नहीं मिलता। 1-2% पहले कम होता था, 1-2% ही होता था। अब हमारे हालात वो गए कि वो 4% की बातें मैं सुनी है मैंने। ओके, आई एम नॉट वेरी श्योर बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड कि वो 4% पे हमें सूद देने को तैयार है। IMF की बात कर रहा है। आप मुझे ये बताइए, आपका भी इंटरेक्शन है रिच क्लास के साथ, क्योंकि हम रिच काम करते हैं, वो हम पैसे वाले लोगों का काम है। इस वक्त क्या अगर 1% पॉपुलेशन 22 करोड़ का मैं गिनूं तो 22 लाख लोग बनते हैं। 22 लाख लोग 22 लाख लोगों के पास क्या $10,000 देने की सलाहियत है पाकिस्तानियों की? $10,000। 10,000 को मल्टीप्लाई करें जरा 22 लाख से और फिगर देखें, 22 अरब रुपए की फिगर, 22 अरब डॉलर की फिगर, $10,000। 4% छोड़ मैं कहता हूँ 2% दें बैक, क्यों नहीं होता आपको पता है? मैं ट्रस्ट ही नहीं करता सरकार पे कि मेरे $10,000 भी चले जाएंगे, सरकार जब्त कर लेगी, मुझे पाकिस्तानी रुपए दे देगी। हम IMF की सब शर्तें मानने को, तो आप लोगों को प्रॉब्लम है। आप 6 अरब की 5 अरब की बात करें, 22 अरब और $10,000 तो कुछ भी नहीं है जी, मैंने तो बहुत छोटी छोटी फिगर्स रखी। तो इशू नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है। और जो आपकी कैश इकोनॉमी इस तरह चलती रहेगी, अनडॉक्यूमेंटेड है, वो चलती रहेगी। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, नारकली चले जाएं, ब्रांड रोड चले जाएं, शालमी चले जाएं, कैश इकोनॉमी है, तो आप पैसे देते हैं, काम वो बैंकों में चैनलाइज हो। ये फिर पॉलिटिकल बातें इनसे कुछ हासिल नहीं है। वो $10 अरब तो लोगों ने बेखल अपने घरों में छुपाए हुए हैं आजकल, जो सारी 10 अरब कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा पैसे हैं इमरान, बहुत ज्यादा पैसे हैं इससे। लॉकर्स में पड़े हैं, लोगों के घरों में पड़े हैं, बिकॉज उनका ट्रस्ट ही नहीं है पाकिस्तानी करेंसी पे। इंडिविजुअल ये सोचता है कि मेरा लॉस है जी, लेकिन वो नेशन के बारे में तो कोई, मैंने कहा कि मिनहसल कौम सारे के सारे इसी काम पे लगे हैं, क्योंकि सरकार पे ट्रस्ट नहीं है। अगर वो ट्रस्ट किसी तरह डेवलप हो जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और लोग सिर्फ बैंकों में $10,000 22 लाख बंदा जमा कराए तो $22 अरब बनता है,
which is a big solver of all the problems. आपका जो default और ये वो बकवासें हो रही हैं कुछ भी नहीं है. Absolutely. You have the money in the country. बाहर से आपको ओवरसीज पैसे नहीं चाहिए. ट्रस्ट की बात की, आप ये देखें गवादर में आपकी तो बड़ी एक्सपर्टीज है, उधर भी देखें ना मिसट्रस्ट ही हुआ ना, और उनका अरबों डॉलर मिसट्रस्ट और देखें बहुत नुकसान हुआ लोगों का. बहुत ह्यूज वो प्रोजेक्ट था, उसका बड़ा पोटेंशियल था जी जी, और उसको सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, उसको बहुत दूसरे मुल्कों को, हमारे नेबर्स को बड़ा फायदा था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैंने कहा कि पॉलिटिकल विल नहीं है. बस फिर माड़े दे वैसे भी कोई सुन दिया नहीं. हम वी स्टैंड नोवेयर इन द वर्ल्ड एक्चुअली एज अ कंट्री. तो हमारी कुछ से है नहीं सर. वो हम मजबूर और लाचार और आप ये ना समझे में मांगने हैं वो वाली बात है. और फिर वो फिर तंग करती है ये चीज़ें ना. ऐसे ही है. अच्छा ट्यूब भाई, एंड में कोई ऐसी कोई टिप दें, कोई ऐसी बात बताएं कि जिससे कोई भी, इवन नॉट ओनली इंडस्ट्री, कि हम कमिटमेंट्स को कैसे ऑन करें. हम जिस तरह आपने बात की कि सक्सेस जो है वो तो बस उसी चीज़ का नाम है कि जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो जाएं, तो क्या ऐसी चीज़ है जो ऐसी कोई अपील करे हमें कि जिससे हम एक बैलेंस लाइफ गुजारें और चीज़ों को ज़रा स्क्वीज़ करके और अपने आप में रहें, या चीज़ें, वो क्या ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिससे हम एक स्मूथ लाइफ भी गुजारें और अपनी बिजनेस को भी कामयाब करें. अगर हम दीन से जितने करीब हो जाएंगे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. आपने रब ताला ने सब चीज़ बता दी हुई है कि कैसे आपने अपने आप को कैरी करना है, रिलेशनशिप क्या है, कारोबारी मामलात क्या है, दुनिया खेल तमाशा है. जब आप ये सब चीज़ें रियलाइज़ करेंगे तो यू नो कि इतना मुश्किल नहीं है. आप उसको फॉलो करें तो बड़ा दूर तक. और फिर परसिस्टेंस है. होता है कि फेजेस आते हैं, हम कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी नमाज़ें शुरू कर लेने, कभी रोज़े रखने लग पड़े, कभी छाड़ देने, कभी काम नहीं बांध लिया. हमारा फेथ नहीं होता. और फेथ जो है ना वो अनदेखे पे यकीन करने की बात है. तो जब आप वो कर लेते हैं और फिर आप परसिस्ट करते हैं until you succeed, फिर ही होता है. आप मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली हम बड़ी जल्दी में है, सारी दुनिया, पूरे पाकिस्तानी कौम जो है ना वो बड़ी जल्दी में, सुबह उठे तो कुछ हो गया हो, ऐसा होता नहीं है. लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट. तो अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं तो बड़ा आसान है. और मुझे लगता है जब भी आप जल्दी में होते हैं आप उस वक्त मार भी वही गलती होती है. बिकॉज ऐसा है नहीं. हमारी और आप अपनी पिछली गलती से भी नहीं सीखते, आप फिर दोबारा जल्दी में करते हैं, तो गलत होता है. देखिए वक्त से पहले नहीं और मिकदार से ज़्यादा आपने देना नहीं है. जो आपकी डेस्टिनी है वो आपको खुद ढूंढती है. आपका जो दाना पानी लिखा हुआ है, जैसे आपको मौत आपका पीछा करती है, ऐसे वो दाना पानी आपने खा के ही मरना है, वो आपको पहुंचना है. कोशिश करना शर्त है. लईसा लिल इंसान इल्ला मा सआ. इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो एफर्ट करता है. अगर आप जिस भी आप कोशिश करते हैं वो चीज़ आपको मिलती है सर. लेकिन कोशिश शर्त है. बिल्कुल ठीक. और नहीं मिलती तो उससे बेहतर कुछ अपने आप के लिए रखा होता है. ये फेथ की बात है. वो हम देखे पे यकीन करें. मैंने बताया कि लाइफ में कई दफ़ा लेफ्ट पे गया हूँ. ऐसा नहीं है कि हमेशा से ठीक था. तो जब पहली दफ़ा डिस्क्वालीफाई हुआ कहीं से, तो शायद महीना 1.5-2 महीने ऐसे गुजरे कि लगता था कि बस अब मैं फारिग हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. लेकिन जब आप फिर दीन से रुजू करते हैं तो आपको पता लगता है कि रब ताला ने आपके लिए कुछ और रखा होगा. यकीनन आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा कि इसमें अल्लाह को बेहतरी थी. आप फेल होते हैं ना जब, तो आपको बुजुर्ग बताते हैं इसमें अल्लाह को बेहतरी थी. हम इसको मानते नहीं है. मेरा ये एक्सपीरियंस है सर कि अगर आप सर फेंक के काम करते रहते हैं तो रब ताला ने आपके लिए बहुत नेमतें रखी हैं. आप काम करते रहें मुस्तकिल मिजाजी के साथ, फेथ को हिलने ना दें. कब होगा ये रब को पता है सर. होता ज़रूर है सर, ये नहीं हो सकता कि ना मिले. मिलता जरूर है. घूम के हर इंसान को मिलता है, जिसके जो नसीब में है, नसीब से ना कम मिलना. मैंने कहा तलाश करता आपको मौत की तरह. बेशक पहुंचता है आप तक. ठीक भाई, थैंक यू वेरी मच. माय प्लेजर सर. थैंक यू वेरी मच. व्यूअर्स, आज का हमारा जो ये सेशन था, आई एम श्योर इट इज़ द बेस्ट सेशन एवर. और मैं ऑन एयर रिक्वेस्ट करूँगा ट्यूब भाई को कि हम इंशाल्लाह इनको तंग करते रहेंगे और फ्यूचर में भी ट्यूब भाई आपने हमें टाइम देते रहना है और हम बेताशा टॉपिक होंगे जो आपसे डिस्कस करेंगे. व्यूअर्स, आपने इमरान फैज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है. इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी. अस्सलाम वालेकुम.